हाँ। डियर स्टूडेंट्स, आज अपन बात करेंगे बायोटिक कम्युनिटी के बारे में। बायोटिक कम्युनिटी का मतलब है तो एक निर्धारित क्षेत्र के अंदर इकाई समय के अंदर कई सारी पॉपुलेशंस जो रहती हैं, उन सब पॉपुलेशंस के समूह को अपन बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। ए बायोटिक कम्युनिटी इज लोकलाइज्ड एसोसिएशन ऑफ सेवरल पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया और हैबिटाट। इट इज़ ए हेट्रोजेनस कलेक्शन, यानी कई सारी जातियाँ, अलग अलग प्रकार की जातियाँ इसके अंदर होती हैं, ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो ये अपने आप में एक हेट्रोजेनस कलेक्शन होता है, कई सारी अलग अलग जातियाँ, अलग अलग पॉपुलेशंस होती हैं। द बायोटिक पॉपुलेशन इज देयरफॉर composed of smaller unit of intimately associated member which belong to different species। अलग अलग जातियों की पॉपुलेशंस जो आपस में इंटीमेटली एक साथ इंटरेक्शन करके रह रही हैं, उस ग्रुप को अपने बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। Each unit is known as population, which may be defined as a group of plant or animal organisms of same species that occupy the same given biotic area। तो ये जो अपन इसके इसके कुछ आगे करेक्टर पढ़ेंगे जो कि बायोटिक कम्युनिटी के अंदर मिलते हैं, पॉपुलेशन और इंडिविजुअल्स के अंदर नहीं मिलते। ए बायोटिक कम्युनिटी एक्सिबिट अडेप्टिव रेडिएशंस, यानी उनमें कुछ एक गुण है वो कॉमन दिखाई देंगे अपने को, वातावरण को के प्रति अनुकूलता है वो। अलग अलग पॉपुलेशन होते हुए भी उनके अंदर कुछ एक चीज़ें कॉमन अपने को दिखाई देंगी। बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस हैव सेम फीचर्स इन कॉमन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सेम एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट एक समान रहेगा, फैक्टर जो एबायोटिक फैक्टर हैं वो एक समान रहते हैं, तो उनके प्रति अनुकूलताएं हैं वो कॉमन दिखाई देंगी अपने को एक बायोटिक कम्युनिटी के अंदर, या उस बायोटिक कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशंस रहती हैं उन सब पॉपुलेशंस के अंदर कुछ एक चीज़ें कॉमन दिखाई देंगी। The abiotic factor include temperature, light and other radiations, water, gravity, pressure, hydro, ये pH, soil texture, chemical in solution, एयर करंट, वाटर करंट, एटमॉस्फेरिक गैसेज एटसेट्रा, ये कॉमन होती हैं भाई। जीव तो वातावरण के अंदर ये चीज़ें समान रहेंगी, तो जितनी भी जाति हैं वो सब इनको समान रूप से फेस करेंगे। इनको टाइड ओवर करने के लिए इनके अंदर लगभग एक समान अडेप्टिव रेडिएशंस हैं वो पाई जाएंगी। ए बायोटिक एनवायरनमेंट, plant or animal present in that particular area also influence the density of particular group of population। ये दूसरी जातियों के पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करती हैं। थस इन नेचर देयर एग्जिस्ट एन इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, बिटवीन प्लांट एंड प्लांट, बिटवीन एनिमल एंड एनिमल, एंड बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स। के बीच में ये इंटरेक्शन लगातार चलता रहता है, पेड़ पौधों का आपस में, पेड़ पौधों का जंतुओं के अंदर, और जंतुओं का आपस में जंतुओं के अंदर इंटरेक्शन बायोटिक कम्युनिटी के अंदर चलता रहता है। द बायोटिक कम्युनिटी इज द नेट रिजल्ट ऑफ सच इंट्रैक्शन। तो जो इसके अंदर सर्वाइव कर जाते हैं, जो फिटेस्ट होते हैं, वो पॉपुलेशंस वहाँ बच जाती हैं, और उस प्रोडक्ट को अपन इंट्रैक्शन के पश्चात जो प्रोडक्ट बच जाता है, जो पॉपुलेशंस बच जाती हैं, उन पॉपुलेशंस के समूह को अपन बायोटिक कम्युनिटी कहेंगे। तो अब अपन देखते हैं बायोटिक कम्युनिटी के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। A biotic community has a series of characters that are missing in its individual species components, यानी इंडिविजुअल स्पीशीज की कंपोनेंट्स के अंदर और इनके जो पॉपुलेशन है इनके अंदर ये चीज़ें नहीं मिलती। ये सिर्फ बायोटिक कम्युनिटी के अंदर ही ये चीज़ें, ये कैरेक्टर्स हैं, ये मिलेंगे। सबसे पहले अपन लेते हैं कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो अपने को पता है कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं, तो इसके अंदर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिलती है। हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल बिलोंग टू डिफरेंट टेक्सोनोमिक ग्रुप आर प्रेजेंट इन एक कम्युनिटी। तो एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारे टेक्सोनोमिक जो ऑर्डर्स होते हैं उनके जंतु उसके अंदर पाए जाएंगे। The abundance of population and number of species also vary greatly in a community। तो इनके अंदर पॉपुलेशन की साइज भी अलग अलग होगी और स्पीशीज भी अलग अलग होंगी। The organism in a community interact upon each other as well as the biotic या नॉन लिविंग एनवायरनमेंट फॉर फूड, शेल्टर एंड
स्पेस। तो ये अंतःक्रिया लगातार ये आपस के अंदर इंटरेक्ट करती हैं बायोटिक कम्युनिटीज़, जो पॉपुलेशंस होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, प्लस जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके साथ भी ये लगातार इंटरेक्ट करती रहती हैं। तो कहने का मतलब डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा अपन लेते हैं कम्युनिटी डोमिनेंस। ऑल द ऑर्गेनिज्म इन द इन ए कम्युनिटी आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ कम्युनिटी। मतलब सब बराबर के इम्पोर्टेंट नहीं होती, कुछ जातियाँ डोमिनेंट होती हैं, उनके रिप्लेसमेंट से उस कम्युनिटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। कुछ जातियाँ हैं जो कम, जिनका इम्पोर्टेंस कम होता है, अगर वो जातियाँ कम या ज़्यादा इनकी डेंसिटी कम ज़्यादा हो जाए या वहाँ से रिप्लेस हो जाए तो बायोटिक कम्युनिटी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके अंदर कुछ एक जातियाँ हैं जो डोमिनेंट करती हैं और उनके द्वारा ही कम्युनिटी की स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन होती है। Out of hundreds of organisms present in a community, only few species generally exert the major controlling influence due to their size, number और activities। ये जो डोमिनेंट जातियाँ होती हैं इनका साइज, नंबर और एक्टिविटी है वो पूरी कम्युनिटी को कंट्रोल करता है। द ऑर्गेनिज्म इन ए कम्युनिटी हैव डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। कम्युनिटी के अंदर कई सारे ट्रॉफिक लेवल मिलेंगे अपने को, प्रीडेटर मिलेंगे, कंज्यूमर मिलेंगे, डिकम्पोजर्स मिलते हैं। Within the group species or species group largely control the energy flow are known as ecological dominant। जो एनर्जी फ्लो को सबसे ज़्यादा कंट्रोल करती हैं उनको अपने इकोलॉजिकल डोमिनेंट स्पीशीज या पॉपुलेशन कहते हैं। एक एग्जांपल दिया गया है पोस्टलैंड का, जिसके अंदर ये जो ग्रास है 40 हेक्टर, वाइट क्लोवर 2 हेक्टर, ओक ट्री इतने 6 नंबर, कैटल 75, टर्की, चिकन, शीप एंड हॉर्सेस की इनकी संख्या दी गई है। तो इस टेबल के द्वारा फ्रॉम द अबो टेबल इट इज़ क्लियर दैट द ग्रास इज डोमिनेंट अमोंग प्रोड्यूसर्स एंड कैटल्स आर अमोंग कंज्यूमर्स। तो इसमें देखा गया सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, ग्रासलैंड का है। अगर ग्रासलैंड वहाँ से हटा दी जाए तो बहुत सारी जो पॉपुलेशंस है वो हट जाएंगे। तो इसके अंदर प्रोड्यूसर्स के अंदर अपन देखते हैं ग्रासलैंड है वो डोमिनेंट स्पीशीज है, और कंज्यूमर्स के अंदर देखें तो अपन कैटल्स हैं 75 इंडिविजुअल्स हैं, ये सबसे ज़्यादा है। अगर बाकियों को अपन देखें जैसे शिप 2 हैं, हॉर्स 2 हैं, अगर ये हट जाए तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। Actually, there are many other kind of organism in the posture, but the grass and the cattle are the most important from the viewpoint of controlling influence. Natural community may have an even larger number of influencing species. The species which exert the major controlling influence on the community is called ecological dominant। तो जो सबसे ज़्यादा कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस करती है उसी को अपन क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल डोमिनेंट स्पीशीज कहेंगे। तो ये अलग अलग ट्रॉफिक लेवल की अलग अलग होती हैं, प्रोड्यूसर में अलग होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इनमें सब के अंदर ये अलग अलग पॉपुलेशंस होती हैं। रिमूवल ऑफ द डोमिनेंट स्पीशीज विल रिजल्ट इन द अब्रप्ट change in the community, whereas the removal of less or non-dominant species would bring less changes in the community। तो जो डोमिनेंट कम्युनिटी को अगर अपन रिप्लेस कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा अब्रप्ट चेंजेज आते हैं, और लेस डोमिनेंट पॉपुलेशन को अगर अपन वो रिमूव करते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब अपन देखते हैं कम्युनिटी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो जैसा कि अपन ने पहले देखा था, कम्युनिटी के अंदर 3 प्रकार के जो ट्रॉफिक लेवल है वो के पॉपुलेशंस पाई जाएंगी, प्रोड्यूसर्स पाए जाएंगे, कंज्यूमर्स पाए जाएंगे और डिकम्पोजर्स पाए जाएंगे। प्रोड्यूसर के अंदर अपन देखते हैं, प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, ग्रीन प्लांट और आते हैं जो कि भोजन का संश्लेषण करते हैं। ग्रीन प्लांट को भी अपन फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, रूटेड या लार्ज फ्लोटिंग प्लांट और माइन्यूट फ्लोटिंग प्लांट्स। अगर अपन एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें तो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स के अंदर भी कई सारे कंज्यूमर्स आते हैं। दीज इंक्लूड हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स। जो ये कंज्यूमर हैं, कंज्यूम करते हैं, प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया गया भोजन है उसको। और ये भी हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कई प्रकार के इसके अंदर पॉपुलेशन पाई जाती हैं।
इनको भी अपन फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं। तो हर्बीवोर्स होते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये पेड़ पौधे शाकाहारी होते हैं। और तो ये और सेकेंडरी कंज्यूमर्स के लिए भोजन बनते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं। एक दूसरा आता है कार्निवोर्स, जो कि मांसाहारी हैं, और ये हर्बीवोर्स के ऊपर डिपेंड है। दिस डिपेंड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल रेबिट विच इज हर्बीवोर्स form the food of wolf. Primary carnivores or secondary consumers wolves in turn form the food for the lion. तो यानी ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टनरी, ये आगे से आगे चैन चलती चली जाती है। तो मोटे तौर पे कंज्यूमर्स को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो हार्बीवोर्स और दूसरा कार्निवोर्स। और तीसरा आता है डिकम्पोजर्स, जो कि इनको डिकम्पोज, इनके जो इनके मरने के पश्चात इनको डिकम्पोज करके वापस रिसाइकिल कर देते हैं। दीज आर आल्सो लिविंग कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिटी। मोस्टली दीज आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई के रूप में ये पाए जाते हैं। दीज एक्ट ऑन द डेड बॉडीज ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग अप कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपल सब्सटेंस। तो ये जटिल पदार्थों को सिंपल पदार्थों के अंदर बदल देते हैं। अपन ने देखा प्रोड्यूसर्स हैं और जो कंज्यूमर्स हैं ये सिंपल पदार्थों को जटिल पदार्थों में बदलते हैं, और डिकम्पोजर्स हैं ये इन जटिल कॉम्प्लेक्स पदार्थों को सिंपल सब्सटेंस के अंदर रिलीज कर देते हैं। द रिलीज यूजेबल न्यूट्रिएंट मटेरियल गोज बैक इनटू द सिस्टम फॉर रीयूज बाय द प्रोड्यूसर। तो ये एक साइकिल चलता रहता है। प्रोड्यूसर्स पैदा करते हैं, कंज्यूमर्स उसको आगे चेंज करते हैं, और डिकम्पोजर्स वापस रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर के लिए रॉ मटेरियल का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन। कम्युनिटी के अंदर स्ट्रेटिफिकेशन अलग अलग स्तर पाई जाती हैं ताकि नेचर के अंदर कम से कम एंटागोनिज्म हो। बायोटिक कम्युनिटी आर जनरली वर्टिकली अरेंज्ड और स्ट्रेटिफाइड। तो वर्टिकली अपन देखते हैं कुछ जंतु है ज़मीन के नीचे मिट्टी के अंदर रहते हैं, सरफेस के ऊपर रहते हैं, कुछ ऊपर रहते हैं, कुछ और ज़्यादा ऊपर रहते हैं, कुछ पेड़ों की बिल्कुल कैनोपी के अंदर रहते हैं। तो एक वर्टिकल स्ट्रेटिफिकेशन मिलेगा। अगर एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर देखें तो बॉटम के अंदर अलग जंतु मिलेंगे, बीच के ऊपर के लेवल के अंदर अलग जंतु मिलेंगे, बीच और ऊपर अलग जंतु मिलेंगे, सरफेस के ऊपर देखें तो अलग प्रकार के जंतु मिलते हैं। तो कहने का मतलब हर कम्युनिटी के अंदर एक स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है जिससे इनकी जो एंटागोनिज्म है वो कम से कम हो। तो अलग अलग लेयर्स के अंदर जंतु मिलेंगे। पहले अपन देख लेते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटाट के अंदर इनका स्ट्रेटिफिकेशन। इन सम टेरेस्ट्रियल कम्युनिटी ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटिफिकेशन इज प्रेजेंट, बट इन अदर्स द एंटायर कम्युनिटी कंसिस्ट मेनली ऑफ वन स्ट्रेटम। तो ये भी अलग अलग मिलेगा। अगर ग्रास लैंड को देखें तो अपने वो लगभग एक समान एक स्ट्रेटम मिलेगा, और अगर घने जंगल के अंदर अपन देखें तो कई सारे अपने को स्तर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए कम्युनिटी फॉर्म्ड ऑफ लाइकेन विच आर ऑफन सीन एज इंक्रेस्टिंग फॉर्म्स रिप्रेजेंट ए नॉन लेयर्ड कम्युनिटी। लाइकेन कोई कम्युनिटी कोई लेयर नहीं दिखाती है, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम one layer community may become complex when the higher growing mosses and herbs have become established। और ये धीरे धीरे भाई नई जगह जहाँ बिल्कुल कुछ नहीं है सबसे पहले लाइकेंस आती हैं, पर जो जो टाइम के साथ वहाँ एक कम्युनिटी डेवलप होना शुरू कर देती है जिसमें अलग अलग अपने को पड़ते सर्ब्स हर्ब्स ट्रीज ये सब दिखाई देने लग जाते हैं, मॉस आ जाती हैं। फिर द नंबर ऑफ हैबिटेंट्स इंक्रीज विद द स्ट्रेटिफिकेशन, नंबर बढ़ते चले जाते हैं। जो जो स्ट्रेटिफिकेशन बढ़ेगा नंबर्स बढ़ते चले जाएंगे। देयर बाय रिड्यूसिंग इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन एंड इनेबलिंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म टू यूटिलाइज इफेक्टिवली द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन द एरिया। तो कहने का मतलब ये कंपटीशन को कम करता है। स्ट्रेटिफिकेशन जितना ज़्यादा होगा कंपटीशन उतना ही कम होगा। अगर ग्रास लैंड की बात करें तो यहाँ स्ट्रेटिफिकेशन कम मिलेगा। इन ग्रास लैंड कम्युनिटी 3 स्टेटा नेमली सबटेरेनियन फ्लोर एंड हर्बेसियस कैन बी रिकॉग्नाइज। सबटेरेनियन जो मिट्टी के नीचे चलते हैं, जो मिट्टी की सरफेस के ऊपर हैं,
और जो हर्बेसीज है, जो थोड़े से ऊंचे पेड़ पौधे हैं, वो इसके अंदर आते हैं। फॉरेस्ट के अंदर अपन देखें तो फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे स्तर पाए जाएंगे, वहाँ सर्ब्स, हर्ब्स, ट्रीज, सब चीज़ें मिलेंगी। और अगर फोना की बात करें तो वहाँ भी अपने सब लिजार्ड, ट्री फ्रॉग्स, ट्री, ये अलग अलग स्टेटा के अंदर मिलेंगे अपने को। तो ये कंपटीशन को लगातार कम करता चला जाता है। एक कम्युनिटी स्टेटिक एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर देखें तो अलग अलग जोन पाई जाती है पानी के अंदर भी। तो अलग अलग जगह अलग अलग एटमॉस्फेरिक प्रेस, वो एनवायरमेंटल फैक्टर रहेंगे और उनके अनुकूल ही वहाँ कम्युनिटी पाई जाएगी। जैसे अगर अपन एक्वेटिक हैबिटेट को लिटोरल जोन, सबसे जो ऊपर का जोन है, शैलो जोन है, छिछला पानी जहाँ पाया जाता है उसको लिटोरल जोन कहते हैं। तो इसके अंदर रूटेड प्लांट्स मिलेंगे। लेमनेटिक जोन है, ये थोड़ा सा गहरा पानी होता है जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा के अंदर लाइट जाती रहती है। इसके अंदर प्लैंक्टॉन्स, नेक्टॉन्स और न्यूस्टॉन्स मिलते रहते हैं, है ना। प्लैंक्टॉन्स जो पानी के साथ पानी के बहाव की दिशा में तैरते हैं। नेक्टॉन्स जो अपने व्हील के ऊपर डिपेंड करते हैं। न्यूस्टॉन्स जो पेड़ पौधों की सतह पे पाई जाती हैं। और सबसे नीचे का जो जोन होता है प्रोफंडल जोन होता है, जिसके अंदर डार्कनेस रहती है, लाइट नहीं रहती है, वहाँ प्रोड्यूसर्स नहीं मिलेंगे, वहाँ मोस्टली कंज्यूमर्स और ये जो अनएरोबिक फंजाई डिकम्पोजर्स हैं वो मिलते हैं। ओशियन को अपन देखें तो ओशियन के अंदर भी कई सारे जोन मिलते हैं। नेरेटिक जोन मिलेगा, सबसे जो ऊपर का पानी है नेरेटिक जोन के अंदर आता है। जो किनारा का पानी है ओशियनिक जोन, जो ओपन सी है वो ओशियनिक जोन होता है। उसके नीचे बेथाइल जोन होता है और एबाइसाइल जोन होता है जो सबसे नीचे होता है। परपीचुअल डार्कनेस रहती है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग जंतु मिलेंगे अपने को, ताकि इनमें कंपटीशन कम हो और स्टेटा ज़्यादा से ज़्यादा हो। कम्युनिटी पीरियोडिसिटी, कम्युनिटी के अंदर एक पीरियोडिसिटी पाई जाती है। ये सीजनल भी हो सकती है, सीजन के अनुसार है ना, इनकी जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। और एक साइक्लिक मैनर के अंदर सीजन के अनुसार ये चलती रहती है। लूनर पीरियोडिसिटी पाई जाती है, मतलब जो चंद्रमा के कारण पे इनकी इनकी कम्युनिटी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कभी पीक पे कभी कम होती रहे। और डेली की होती है, जैसे कुछ जंतु दिन में ऊपर आ जाते हैं, रात को नीचे चली जाती हैं। तो ये कम्युनिटी के अंदर ये अब अपने को देखता मिलता है। और कुछ इनहेरेंट होती हैं एक्टिविटीज़ जो कि उनके जीन्स के द्वारा कंट्रोल होती हैं।